नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डिवीजन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, जिसमें मैं आपको भारत के समुद्री मार्ग की खोज के बारे में बतलाऊंगा, तो ध्यान से पढ़ना है। और मैं मैप के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज किस प्रकार से हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो आज हम यहां से भारत के समुद्री मार्ग की खोज से शुरुआत करेंगे और ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी आधुनिक भारत की। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ, भारत की समुद्री मार्ग की खोज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी और नौर परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भी भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने भी बहुत प्रयास किए और प्रयास करने के बाद जो भी भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हो गया था, बहुत सरल हो गया था। ठीक है। 1494 ईस्वी को स्पेन निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज कर डाली। तो निकला था कहाँ? भारत की खोज करने, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तमासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। कोलंबस के बाद बार्थोलोमेव डियाज आया, जो कि उत्तमासा अंतरीप से लौट गया। इसको मैं मैप के द्वारा भी समझाऊंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैप की ओर चलते हैं अपन। तो मैप में देखेंगे कि किस प्रकार, किस तरह का रास्ता था वह, और कब यहाँ से गुजरे और कब यहाँ से लौटे, ये भी बताऊंगा मैं मैप में। तो चलिए मैप की ओर से बढ़ते हैं अपन। तो ये मैप बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं। इसमें आपको ऊपर हेडिंग लगी है भारत के समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये पूरा मैप है। ये क्या है हमारा? इधर एशिया है, यूरोप है और उत्तरी अटलांटिक सागर कहाँ पर है? इस तरफ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको समझेंगे। पहले इसके आधे भाग को समझना ज़रूरी रहेगा आपको। तो आधे भाग को समझने के लिए मैं आपको पहले यहाँ बता दूँ कि ये हमारा एशिया है, ये यूरोप है और ये अटलांटिक सागर है। ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको कि पुर्तगाल, पहले तो पुर्तगाल को समझो। पुर्तगाल कहाँ पर है? पुर्तगाल ये है। और दूसरा समझना ज़रूरी है कि हमारा भारत कहाँ पर है। तो इसमें भारत को हम बताएंगे, ये भारत है। भारत कहाँ पर है आपका? ये है भारत आपका। ठीक है। और जो मार्ग है वो कहाँ कहाँ से गुजरा मार्ग, तो उसको भी हम बताएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यात्रा प्रारंभ होती है वास्को डी गामा जी यात्रा प्रारंभ करते हैं जुलाई 1447 से। ठीक है। और यात्रा वापसी करते हैं सितंबर 1499 में। ये आपको समझ में यहाँ पर देख लेना है। ठीक।
अब मैं बताऊंगा कि पुर्तगाल से जो मार्ग जा रहा है, ठीक है, पुर्तगाल से जो मार्ग गया है, यहाँ पर ये देखो आप, ये वाला जो मार्ग गया है पुर्तगाल से, सीधा कहाँ कहाँ जा रहा है अब देखेंगे आप कि ये एरोस द्वीप भी गया है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि किस मार्ग से वो गया और किस मार्ग से आया। तो इसमें सिंपली तरीके से समझाएंगे हम, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे हम, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो वो इस मार्ग से होते हुए यहाँ से सीधा जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँचता है आपको कैप ऑफ गुड होप मार्ग होते हुए। ये कौन सा मार्ग है, कैप ऑफ गुड होप मार्ग है, और ये उसकी नाव है, कौन सी वाली, ये उसकी नाव जा रही है, और ये पहुँच जाता है सीधे यहाँ पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है इस जगह का, आशा अंतरीप, नवंबर 1947, ये नाम पड़ता है 1447, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये नाम पड़ता है 1447, ठीक है। और पुराना नाम इसका क्या है, पुराना नाम है इसका उत्तम आशा अंतरीप। तो यहाँ से वो चलते हुए सीधा निकल जाता है, कहाँ पर, सीधा निकल जाता है वो इस मार्ग से होते हुए, कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से होते हुए यहाँ से निकल जाता है, वो सीधे निकल जाता है और वो इस जगह पे आ जाता है, ठीक है। इस जगह पर आने के बाद वह सीधा कहाँ पर जाता है, वो सीधा निकल जाता है यहाँ पर, और इस स्थान का नाम है कंपकडाबू बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से वो है भारत की खोज करता है। अब वह वापसी कैसे करता है, तो वापसी के लिए वह, और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो स्थान है ये कालीकट है। कालीकट में कौन सा बंदरगाह है, कंपकडाबू बंदरगाह है, और इसकी खोज भी कर देता है वो 20 मई 1498 में, ठीक है। तो इसी प्रकार से वह भारत की खोज कर देता है। अब वह वापसी करता है, किस मार्ग से करता है, देखो इससे आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि वो जाता है तो उसको मार्ग पता नहीं था कि कहाँ कहाँ से जाना है, तो वो वह लंबा रास्ता चुनता है। ये देखो कितना लंबा आया वो, इस रास्ते को देखोगे आप तो वो कितना फेर खा के आया है यहाँ से, कैप ऑफ गुड होप मार्ग से, ये देखो। तो यहाँ से तो वो उसको बहुत दिक्कत हुई जाने में, लेकिन अब वो एक बार पहुँच गया तो उसने मार्ग भी खोज डाले, तो बहुत सारे मार्ग देखे उसने, सोचे समझे, तो वापसी के दौरान उसने ये गलती नहीं की, दूर से नहीं आया। तो अब वापसी के दौरान वो कहाँ कहाँ से आया देखो। अब तो वापसी के दौरान वह चलता है कहाँ से, गोवा से निकलता है। पहले तो इसने खूब भारत घूमा, वहाँ की चीज़ों के बारे में देखा, मसाले वगैरह देखे और जो भी चीज़ें हैं, और उसने कंपनियाँ बनाने का प्लान भी बनाया। और ये वह वापसी के बाद वहाँ से कुछ बहुत सारे सामान भी लाया, और जितना इसने जो यात्रा के दौरान जो भी खर्च लाया था और जो भारत से ले गया सामान जो उधर जाकर बेचा, उसकी कीमत 60 गुना थी, एक बात याद रख लेना। तो चलिए अब इसकी वापसी का मार्ग बता देता हूँ मैं इसमें। तो वापसी का मार्ग बहुत ही सिंपली तरीके से बताएंगे हम, देखेंगे हम इसमें। तो ये गोवा से चल देता है, और गोवा से चलने के बाद यहाँ तक तो वो सेम आता है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि और इधर से पास से आता है, कहाँ से, ये किनारे किनारे तट से पास से आता है, जिससे कि इसको कम समय लगे। तो यहाँ से आता है वो, फिर कहाँ पहुँच जाता है वो, उत्तम आशा अंतरीप तो आता ही है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से वो कैप ऑफ गुड होप मार्ग ना पकड़ते हुए वो सीधा
वह सीधा ये भारत की तटीय रेखा के पास से गुजरते हुए सीधे कहाँ पर पहुंच जाता है, कैप वर्डे द्वीप के वहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, कैप वर्डे द्वीप के वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकता है, 1-2 दिन हों या उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर रुकता है। फिर उसके बाद वो चलना शुरू करता है और कहाँ पर पहुँच जाता है, वह पहुँच जाता है एरोस द्वीप पर, और एरोस द्वीप से सीधा पहुँच जाता है वह अपने इलाके में। इलाका मतलब उसका जहाँ पर जहाँ से आया था, तो कहाँ से आया था वो, तो वह आया था पुर्तगाल, तो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो चलिए दोस्तों, इससे आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से वास्को डी गामा भारत की खोज करता है और किस प्रकार से वह वापस लौटता है और जाता है। तो इससे एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि सबसे प्रथम वह मार्ग चुनता है लंबा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ है भारत। वो देखते ढूंढते हुए आता है, लेकिन पहुंचने के बाद उसको पता चल जाता है कि अब मैं लंबा मार्ग नहीं पकड़ूंगा, वह कम छोटा मार्ग पकड़ेगा। इसलिए वह बहुत भारत की ये तटीय सीमा से गुजरते हुए कैप वर्डे द्वीप पहुंचता है और वहाँ से एरोस द्वीप पहुंचता है और वहाँ से अपने यहाँ पहुंच जाता है, अपने इलाके में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ और मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पर आपको अफ्रीका दिखेगा और भूमध्य रेखा यहीं से गुजरती है। कहाँ सर, ये गुजरी भूमध्य रेखा, ठीक है, इसको देख लेना आप। और हिंद महासागर आपका नीचे है, कालीकट से सीधे नीचे कौन सा महासागर है, तो वह है हिंद महासागर। और थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ उत्तमाशा आशा अंतरिक्ष द्वीप की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आशा अंतरिक्ष की खोज 1487 में वार्थो लोमो डियाज ने किया था। इसे तूफानी अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं, अब वह भारत का मार्ग खोज लेता है, वहाँ की चीज़ों के बारे में वह जान लेता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं भारत में और इसको किस प्रकार से उपयोग में लेना है। तो वह सब प्लान बना लेता है और वहाँ पर पुर्तगाल वापस जाकर वह वहाँ के राजा से कहता है कि वहाँ पर बहुत मसालों के बागान हैं और भी बहुत चीज़ें हैं वहाँ पर। फिर वहाँ से क्या होता है कि कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है। तो इसको हम अब समझेंगे। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझेंगे, हम सीक्वेंस से समझेंगे। तो इसमें सीक्वेंस है PDADF। सीक्वेंस क्या है, PDADF। ये देखो PDADF, बहुत ही सरल तरीके से नोट्स बनाए हैं दोस्तों मैंने, आपको बहुत उपयोगी होंगे और आपकी स्टडी और पढ़ाई के हिसाब से भी बहुत ही लाभदायक रहेंगे। तो चलिए हम पुर्तगाली कंपनी का आगमन देख लेते हैं। पुर्तगाली कंपनी भी आती है, डच कंपनी भी आती है, अंग्रेज कंपनी भी आती है, डैन कंपनी भी आती है और फ्रांसीसी कंपनी भी आती है। लेकिन इनका जो आने का सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार है, PDADF। ये ज़रूर याद रखना है आपको, PDADF। P से आएगा आपका पुर्तगाल, D से आएगा आपका डच, A से आएगा अंग्रेज, D से आएगा डैन और F से आएगा फ्रांसीसी। ठीक है, और पुर्तगाली जो आई 1498, डच जो आई 1595 से 96, अंग्रेज जो आई 1601 और डैन जो आई 1616 में और फ्रांसीसी जो आई 1668 में।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पुर्तगाल कंपनी के बारे में बात करेंगे हम। तो जो वास्को डी गामा एक बार भारत आ चुका था, उसके बाद यह फिर से आता है दोबारा। तो 1502 में पुनः भारत आया और कोचीन केरल में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की और दूसरी कहाँ पर की, कुन्नूर में। तो ये बहुत ध्यान से आपको याद रखना है इस बात को। तो पुर्तगाली कंपनी का आगमन 1498 से हो गया था, ठीक है, क्योंकि जब वो भारत आया था तो आगमन तो जब तभी हो गया था, और फिर पुनः वो भारत आया 1502 में और उसने कोचीन केरल में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की और दूसरी कुन्नूर में। कब की, 1505 में। चलिए अब इसको पढ़ते हैं हम। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। यूरोप से भारत आने में सर्वप्रथम कौन भारत आए, पुर्तगाली आए। उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीफ नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कंपकडावू नामक स्थल पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पेड्रो अल्बरेज कैब्रल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली कौन था, पेड्रो अल्बरेज कैब्रल। ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के दौरान लाई हुई सामग्री की कीमत तथा भारत से ले जाने वाली वस्तु की कीमत 60 गुना थी। कितनी, 60 गुना थी। अर्थात उसे भारत से जो सामग्री ले गया था उसकी कीमत 60 गुना मिली। अर्थात उसने जो भारत से सामग्री ले गया उसकी कीमत उसको 60 गुना मिली। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 1505 से 1509 में कौन आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कौन आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। आपको इसका नाम याद नहीं होता होगा तो बढ़िया जोरदार 3-4 बार रखना है इसको, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 1505 से 1509 तक भारत आए। तो अल्मीड़ा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर में बदल गया। हिंद महासागर पुर्तगाली सागर में बदल गया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा की नीति शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसकी थी, अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की कौन सी, शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, इन्हीं ने लागू की थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो के लिए बहुत जल्द अगली वीडियो भी आएगी इसकी। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, इनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।